ऊपर तो लिखा है भारत का संविधान, लेकिन लोगों ने जब भीतर से खोला तो पता चला कि लाल किताब कोरी है। या प्रसंगी योगी जी इथे उपस्थित झाले। नमस्कार, मैं मुकेश पंडित। उत्तर प्रदेश के बाद किसी प्रदेश का नंबर आता है तो वो महाराष्ट्र है, विधानसभा सीटों के हिसाब से, या फिर ये कहें कि देश की आर्थिक राजधानी मुंबई कहे जाने वाला महाराष्ट्र, जो कि विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। और उस महाराष्ट्र में वर्तमान में एनडीए की सरकार है, और जो मोदी जी भी कह रहे हैं महाराष्ट्र में जाकर कि यहाँ खेला हरियाणा की तरह होगा। क्या वो हरियाणा की तरह महाराष्ट्र में वो खेला हो पाएगा, या फिर एक अपने मन को समझाने के लिए ये बात महाराष्ट्र में कही जा रही है? क्योंकि जो बात महाराष्ट्र के अंदर हरियाणा की जो बात कही जा रही है, हरियाणा के चुनाव को लेकर जो बातें महाराष्ट्र में की जा रही हैं, उनमें ज़मीन आसमान का फ़र्क है। वो फ़र्क इसलिए है कि जैसे कि हरियाणा में चुनाव हुआ था लोकसभा का, तो वहाँ पर 50-50 रहा था बीजेपी और वह कांग्रेस, या ये ऐसे कहे कि एनडीए गठबंधन और इंडिया गठबंधन 50-50 में रहा था। वहीं जब आती है विधानसभा की, तो कुछ परिस्थिति भी वही लोकसभा वाली हरियाणा में रही विधानसभा के रिजल्ट में। और वहाँ कांग्रेस ने भी आरोप लगाया है ईवीएम को लेकर। बाकी कई ऐसे समस्याएं वहाँ थीं लोकल की, या फिर वहाँ जिस तरीके से बीजेपी ने जाटों को बाहुबली बनाकर घोषित किया या गुंडे बदमाश की तरह घोषित किया, एक उसका एज भी बीजेपी को वहाँ मिल चुका था। मगर महाराष्ट्र में ऐसा कुछ भी होता हुआ नज़र नहीं आ रहा है, क्योंकि महाराष्ट्र के भीतर, क्योंकि हरियाणा में कांग्रेस बना बीजेपी भी था, महाराष्ट्र में कांग्रेस बना बीजेपी नहीं है। वहाँ इंडिया बना एनडीए है, या फिर ये कहे महाविकास अघाड़ी बना महायुक्ति है। क्या वहाँ महाविकास अघाड़ी को एज मिल रहा है? क्या महाविकास अघाड़ी चुनाव जीत रही है? या फिर महाराष्ट्र में गुजरात बना मराठी भी चल रहा है? क्या क्या फैक्टर हैं, या क्या क्या वहाँ के समीकरण बन रहे हैं महाराष्ट्र के भीतर? सबसे बड़ा या पहला समीकरण तो ये है कि महाराष्ट्र के भीतर 33% मराठी हैं, मराठा हैं, वहीं 12% मुस्लिम हैं, वहीं महाराष्ट्र में 12% दलित भी हैं, और 8% आदिवासियों की भी संख्या महाराष्ट्र के भीतर है। अगर इन सब का टोटल किया जाए 33, 12, 12 प्लस 8, इन सब को अगर जोड़ा जाए तो लगभग 65% इनका टोटल निकल कर आता है, या योग निकल कर आता है। ये 65%, लगभग 65% जो लोग हैं, ये जो 65% की जो संख्या है, ये संख्या का झुकाव, ये इन 65% लोगों का झुकाव महाविकास अघाड़ी की तरफ है। और जो बात महाराष्ट्र के भीतर मोदी जी कर रहे हैं, यह कह रहे हैं कि महाराष्ट्र में हरियाणा का सा चुनाव होने जा रहा है, यह हरियाणा की तरह महाराष्ट्र में भी खेला होने जा रहा है, जो कि महाराष्ट्र में वो होता नज़र नहीं आ रहा है। उसके पीछे का कारण ये भी है कि कांग्रेस को लोकसभा में 9 सीटें जीत पाई थी, 48 में से लगभग 9 सीटें जीत पाई थी। वहीं कांग्रेस 13 सीट जीत पाई थी। और अगर बात की जाए इंडिया और एनडीए की, वहाँ महाराष्ट्र में इंडिया गठबंधन 48 में से 30 सीटें जीतने में कामयाब रहा, वहीं एनडीए 48 में से 17 सीटें ही जीत पाई थी, जो कि अब वो होता हुआ नज़र नहीं आ रहा है। अगर लोकसभा के आंकड़े भी देखे जाएं तो भी एनडीए वहाँ पिछड़ता हुआ नज़र आ रहा है, क्योंकि लोकसभा के नतीजे
देखना इसलिए लाजमी है क्योंकि देश के प्रधानमंत्री मोदी, जो कि आजकल प्रचार मंत्री बने हुए हैं, वो ये बात कह रहे हैं कि महाराष्ट्र में हरियाणा की तरह खेला होने जा रहा है, या हरियाणा का सा चुनाव होने जा रहा है महाराष्ट्र के भीतर। अगर मोदी जी, अगर आप बात हरियाणा के चुनाव की, लोकसभा और विधानसभा की बात कर रहे हो, तो वो हश्र आप महाराष्ट्र का भी देख लो, या तुलना कर लो। वहाँ 50-50 था लोकसभा में, यहाँ तो काफ़ी अंतर है, लगभग दूने का सा अंतर है, क्योंकि 17-30, लगभग दूने से कुछ कम, लगभग दूना ही मान सकते हैं। वही अंतर पाट नहीं पाओगे आप। और वहाँ महाराष्ट्र में सबसे बड़ी बात एक और निकल कर आ रही है। जो महाराष्ट्र में आंदोलन चल रहा था मराठाओं का, जिस आंदोलन के सर्वे सर्वा जो मनोज हैं, वो अब के अपने आंदोलनकारियों को या अपनी पार्टी बनाकर वहाँ चुनाव लड़ना चाहते थे। लास्ट समय में उन्होंने चुनाव लड़ने से मना कर दिया। और अगर वो मना किया है, क्यों किया है, वो किसके फेवर में जा रहा है, या फिर ये कहें कि किसने या किसके पीछे या पर्दे के पीछे क्या खेल चल रहा है। अगर जानकारी के मुताबिक बात की जाए तो मनोज, जो कि मराठा आंदोलन के अध्यक्षता कर रहे थे, वो इस समय महाविकास आघाड़ी के संपर्क में हैं और महाविकास आघाड़ी के लिए चुनाव प्रचार या अंदर खाने जो भी चल रहा है या जो खिचड़ी पक रही है, क्योंकि मराठियों में मनोज की काफ़ी अच्छी पकड़ है या पैठ है, क्योंकि मराठा आंदोलन में मनोज जो अध्यक्षता कर रहे हैं, तो वहाँ पर मनोज के एक इशारे पर मराठी तैयार हो जाते हैं, और मनोज के एक कहने पर मराठी वोट ट्रांसफ़र भी करते हुए नज़र आ रहे हैं महाविकास आघाड़ी की तरफ। क्या जिस तरीके से मनोज का सिक्का चल रहा है महाविकास आघाड़ियों में, या ये कहें कि मराठाओं के दम पर जिस तरीके से महाविकास आघाड़ी के संपर्क में हैं, क्या वोट उस तरीके से ट्रांसफ़र कराने में कामयाब हो पाएंगे, या जिस तरीके से वो एक आंदोलन चला रहे हैं, या मराठियों का जो सहयोग है, क्या वो ये चाहते हैं कि मराठियों का वोट ना कटे या वोट ना बट पाए, जो कि हरियाणा में हुआ था, क्योंकि वहाँ जिस तरीके से वोट भी बटा था वो भी एक अहम और बड़ा फैक्टर था। महाराष्ट्र में इस तरह की कोई गलती ना हो, महाविकास आघाड़ी ने इस सब को साधते हुए और देखते हुए वहाँ मनोज को साथ लिया, या फिर ये कहें कि मराठियों का वोट अपने साथ ले रहे हैं। कांग्रेस ने फर्जीवाड़े में अपना ही रिकॉर्ड तोड़ दिया है। कांग्रेस के लोग संविधान के नाम पर अपनी एक अलग लाल किताब बंटवा रहे हैं। ऊपर तो लिखा है भारत का संविधान, लेकिन लोगों ने जब भीतर से खोला तो पता चला कि लाल किताब कोरी है। ये कांग्रेस वाले देश में बाबा साहब का नहीं, अपना अलग ही संविधान चलाना चाहते हैं। नरेंद्र मोदी अपनी चुनावी सभा में कह रहे हैं, या फिर ये कहें कि संविधान से घबराए हुए हैं, जो कि कह रहे हैं कि जो लाल किताब है, इस पर पट्टे पर या बाहर तो लिखा हुआ है भारतीय संविधान, मगर अंदर तो इसमें खाली सफ़ेद पेज हैं। क्या ये बीजेपी संविधान से या राहुल गांधी से घबराई हुई है या बौखलाई हुई है, या फिर ये जो मोदी जी कह रहे हैं कि लाल किताब नहीं, अंदर खाली पेज हैं, ऊपर सिर्फ लिखा हुआ है भारतीय संविधान, क्या ये जो बौखलाहट है, क्या मोदी जी की बौखलाहट दर्शा रही है, या फिर ये कहें कि मोदी जी इस समय महाराष्ट्र में घबराए हुए हैं? क्या है ये? और वहीं पर बचा कुचा काम योगी कर रहे हैं, क्योंकि
जो योगी ने कहा है बटोगे तो कटोगे, जो कि योगी जी का उत्तर प्रदेश में एक जो पॉपुलरिटी है या जो फैक्टर चलता है वो महाराष्ट्र में चलता हुआ नज़र नहीं आ रहा है, क्योंकि वहाँ लगभग उनकी सभा में 2000 आदमी भी पूरकस नहीं बताए जा रहे हैं, क्योंकि वहाँ कुर्सियाँ खाली हैं। वो भी हम आपको अभी दिखाएंगे, आप देख सकते हैं। या प्रसंगी योगीजी इथे उपस्थित झाले. खरं तर योगीजींचे पाय आज या वाशिम जिल्ह्याला, या वाशिमच्या मातीला लागले. जिस तरीके से महाराष्ट्र के भीतर योगी जी को वो यूपी वाला रेस्पॉन्स नहीं मिल पा रहा है, वहीं एक और सबसे बड़ा फैक्टर है या सवाल कहें, जो कि वहाँ महाराष्ट्र में गुजराती बना मराठी बना हुआ है। क्योंकि मराठी बना हुआ है, जब गुजराती बना मराठी बना हुआ है, तो क्या वहाँ के लोग मोदी जी के खिलाफ जाएंगे, या मोदी जी की वजह से मराठी लोग बीजेपी के खिलाफ जा रहे हैं, या फिर ये कहें कि देवेंद्र फडणवीस के खिलाफ जा रहे हैं। वहाँ जिस तरीके से उद्योग को महाराष्ट्र से उठाकर गुजरात ले जाया गया, या फिर मराठियों के साथ छल किया गया है, क्या ये टीस मराठियों में है, या गुजरात के खिलाफ वो इस तरीके से गुजरातियों के खिलाफ वोट करने जा रहे हैं? क्या है ये? जिस तरीके से महाराष्ट्र में मोदी जी की रैली हो या योगी जी की रैली हो, वहाँ भीड़ दिखाई नहीं दे रही। मोदी जी की रैली हो या फिर योगी की रैली में जब भीड़ नहीं आ रही है, तो भीड़ जा कहाँ रही है? योगी जी की रैली में कुर्सियाँ खाली पड़ी हैं। लगभग रिपोर्ट 2000 लोग भी नहीं बता रही। और वहीं पर उद्धव ठाकरे की हो, शरद पवार की हो या राहुल गांधी की रैली हो, उनमें भीड़ की संख्या काफ़ी नज़र आ रही है और अधिक भीड़ दिखाई भी दे रही है। वहीं पर महाविकास आघाड़ी की तरफ से या राहुल गांधी की संविधान सभा हो, उनमें भीड़ काफ़ी नज़र आ रही है। अधिक संख्या में भीड़ वहाँ मौजूद है। क्या ये जो भीड़ है यह क्या दर्शा रही है? क्या ये भीड़ हार और जीत दर्शा रही है, या फिर ये भीड़ ही हार और जीत कराएगी? क्या है भीड़ का फैक्टर? क्या है इस भीड़ के मायने? वहीं पर महायुक्ति की तरफ से या एनडीए की तरफ से जो योजनाएं चलाई जा रही हैं, यह पब्लिक को या जनता को या वोटर को जो ललचाया जा रहा है, क्या उसका फ़ायदा एनडीए को होगा, या फिर ये जो जनता के बीच में ये योजना पहुंचाई जा रही हैं, क्या सिर्फ जनता या वोटर इन योजनाओं का लाभ उठाकर वोट खिलाफ करेगा? क्या है? क्या महाराष्ट्र में सरकार का जो कहते हैं कि वर्तमान का विरोध होता है, सरकार का विरोध होता है, क्या वो भी एक फैक्टर है एनडीए या बीजेपी की हार का? वहीं पर महाराष्ट्र का सबसे बड़ा सवाल जो है, मराठियों को या मराठी जो लोग हैं उनको वहाँ या उनकी पार्टियों को महाराष्ट्र में तोड़ा गया है। जिस तरीके से शरद पवार की एनसीपी हो या उद्धव ठाकरे की शिवसेना ही क्यों ना हो, उनको तोड़कर जिस तरीके से बीजेपी ने वहाँ एनडीए गठबंधन में जो सरकार चला रहे हैं, जो कि वहाँ पर ये जो जोड़ तोड़ की जो राजनीति है, उसका रिजल्ट लोकसभा के नतीजों में भी दिखाई दिया। जिस तरीके से इंडिया गठबंधन को 30 सीटें प्राप्त हुईं, वहीं पर एनडीए मात्र 17 ही सीटों पर चुनाव जीत पाई। क्या ये जोड़ तोड़ की जो राजनीति है बीजेपी की, क्या महाराष्ट्र के भीतर इन पर भारी पड़ने वाली है, या फिर ये कहें कि सिंधे की तरफ से जो ये योजनाएं चलाई जा रही हैं, लाडली बहना योजना हो या अदर योजनाएं हैं, उनके जरिए जो जनता तक पैसा भेजा जा रहा है, क्या इसका चुनाव में कुछ असर दिखाई देगा, या फिर ये माने या ये कहें कि इन योजनाओं का असर अगर कहीं दिखाई देगा
तो शहरों में दिखाई देगा। देहात में इन योजनाओं को या इन योजनाओं का वोटर्स पर, जनता पर कोई असर नहीं आ रहा, नज़र नहीं आ रहा। या फिर ये कहें कि देहात गाँव में जो ये उनके मुद्दे हैं, किसानों की जो समस्याएं हैं, सोयाबीन की हो या कपास की हो या फिर मराठी आंदोलन की हो, उनकी आगे ये जो शिंदे सरकार की या एनडीए सरकार की जो योजनाएं हैं वो फीकी पड़ती हुई नज़र आ रही हैं या ये फीकी पड़ रही हैं। वहीं पर जिस तरीके से इंडिया गठबंधन में सीटों का बंटवारा हुआ है, वहाँ पर कुछ जगह या कुछ सीटें ऐसी भी नज़र आ रही हैं जो कि बीजेपी या एनडीए गठबंधन उन सीटों पर जो चुनाव हार रहा था, मगर आज लगभग कुछ सीटों पर प्रत्याशियों की वजह से कुछ सीटों पर एनडीए गठबंधन को फ़ायदा भी होता नज़र आ रहा है। या फिर ये कहें जिस तरीके से मोदी जी जो खेला की जो बात करते हैं और कहते हैं कि हरियाणा का सा खेला महाराष्ट्र में भी होगा, तो मोदी जी एक बात तो बता दो कि हरियाणा के भीतर जहाँ पर मात्र 90 सीटें थीं, वहाँ 10 से 11 आपके मंत्री चुनाव हारते हैं और महाराष्ट्र के भीतर तो 288 सीटों पर चुनाव चल रहा है या चुनाव होने जा रहा है। तो क्या 90 और 288 में कोई अंतर नहीं है क्या? कि तथ्यों के आधार पर मोदी जी ये बात कह रहे हैं या सिर्फ अपने मन को समझा रहे हैं या फिर चेहरे की हवाइयाँ उड़ी हुई हैं? और वहीं पर अगर महाराष्ट्र में अगर एनडीए गठबंधन चुनाव जीतता है, अगर सरकार बनाता है, तो वहाँ पर मोदी जी को या बीजेपी को एज मिलेगा, जो कि 24 के चुनाव के लोकसभा चुनाव के बाद से जैसे कि एक तरह से बीजेपी में मायूसी छा गई थी। हरियाणा के बाद कुछ ऑक्सीजन मिली है, क्या महाराष्ट्र जीतने के बाद फिर वही तेवर देखने को मिलेंगे? या फिर ये कहें कि महाराष्ट्र का चुनाव अगर इंडिया गठबंधन जीतता है या फिर ये कहें कि महाविकास अघाड़ी चुनाव जीत पाने में कामयाब होती है, बीजेपी को महाराष्ट्र में हराने में कामयाब हो पाती है, तो क्या बीजेपी की वही स्थिति होने वाली है जो 2024 के लोकसभा के चुनाव के नतीजों के बाद में बीजेपी पर जिस तरीके से मायूसी छाई हुई है, क्या फिर पुनः बीजेपी पर मायूसी छाने वाली है? क्या महाराष्ट्र का जो चुनाव है किन कारणों में अहम है या फिर ये कहें कि किन किन लोगों के लिए अहम है, क्योंकि किन का अस्तित्व खतरे में है? क्योंकि इंडिया गठबंधन में कांग्रेस हो या फिर एनडीए गठबंधन में बीजेपी हो, इनका तो उतार चढ़ाव चलता रहेगा, मगर महाराष्ट्र के भीतर 4 लोगों के लिए अहम बात या अहम मुद्दा बना हुआ है। उधर एनसीपी में शरद पवार बना अजित पवार बना हुआ है। ये चुनाव शरद पवार और अजित पवार का चुनाव बन चुका है, क्योंकि यहाँ पर शरद पवार के लिए चुनाव जीतना अहम है, पार्टी बचाना अहम है। और वहीं जिस तरीके से अजित पवार ने पार्टी को तोड़ा है, उनके लिए भी ये अहम बना हुआ है। जो भी चुनाव अब के हारेगा उसका अस्तित्व समाप्त होता हुआ नज़र आ रहा है। वहीं बात अगर शिवसेना की करते हैं तो वहीं उद्धव ठाकरे हो या फिर एकनाथ शिंदे हो, उनके लिए भी ये चुनाव अहम बन चुका है और उनके लिए भी एक अस्तित्व का सवाल बन चुका है, क्योंकि जो भी ये चुनाव हारेगा वो या उसका अस्तित्व खत्म हो जाएगा। क्योंकि अगर उद्धव ठाकरे ये चुनाव हारते हैं तो उनका जिस तरीके से शिवसेना को तोड़ा गया है, शिवसेना का भी अस्तित्व खत्म होता हुआ नजर आएगा। और वहीं उद्धव ठाकरे का भी, अगर उद्धव ठाकरे ये चुनाव जीत पाते हैं तो वहीं उद्धव ठाकरे अपना अस्तित्व बचा पाएंगे और अपनी पार्टी को भी बचाने में कामयाब हो पाएंगे। अगर वही बात अगर एकनाथ शिंदे की जाए तो जिस तरीके से एकनाथ शिंदे पार्टी से बगावत करके पार्टी को तोड़कर महाराष्ट्र में पहली बार मुख्यमंत्री बने हैं,
क्या अगर वो चुनाव जीतते हैं तो जिस तरीके से पार्टी तोड़ी है वो अपना अस्तित्व बचा पाएंगे? अगर महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे चुनाव हारते हैं तो जिस तरीके से पार्टी तोड़ कर लाए थे तो उस तरीके से पार्टी समाप्त हो जाएगी उनकी, या फिर एकनाथ शिंदे का राजनीतिक कैरियर कहें या अस्तित्व कहें वो भी समाप्त होता हुआ नज़र आ रहा है। ये जो लड़ाई है शिवसेना बना सेना में आपसी उद्धव बना एकनाथ शिंदे है, वहीं एनसीपी में भी शरद पवार बना अजित पवार की बनी हुई है। बाकी तो इतना ना तो कांग्रेस पर कोई असर आएगा ना ही बीजेपी पर। अब देखना ये है कि किसका अस्तित्व अब के इस बार महाराष्ट्र में बचेगा या किसका समाप्त होने वाला है। वहीं बात अगर बीजेपी में देवेंद्र फडणवीस की जाए तो शायद अब के देवेंद्र फडणवीस भी 23 तारीख के नतीजों के बाद या बीजेपी की हार के बाद उनका भी राजनीतिक कैरियर खतरे में पड़ सकता है। ये जो चुनाव है, ये जो महाराष्ट्र का विधानसभा चुनाव है, इसमें काफ़ी लोगों का, काफ़ी नेताओं का अस्तित्व खतरे में है। जय हिंद, जय भारत। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो चैनल सब्सक्राइब अवश्य करें और वीडियो शेयर भी करें। धन्यवाद।